हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड रेस सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में कर्मधारय समास से संबंधित बात की थी, यानी किस समास से? कर्मधारय तत्पुरुष समास से संबंधित बात की थी, जिसमें हमने विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय के संबंधों के बारे में बात की थी। तो दोस्तों, लगातार आप जुड़े रहिए। हम संपूर्ण संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत की पूरी की व्याकरण सरल भाषा के अंदर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आगे आज हम बात करेंगे कर्मधारय तत्पुरुष समास के कुछ एक विशेष बातों के बारे में। तो विशेष बातें आपकी क्या हैं? तो विशेषण उपपद कर्मधारय समास, विशेषण उभयपद कर्मधारय समास। दोस्तों, ये क्या होता है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने शब्द रूप, धातु रूप और वर्ण विचार और संधि की क्लासें और उपसर्ग की क्लासें जिन्होंने नहीं देखी, वो हमारे इसी चैनल पर संस्कृत व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप ज़रूर देखिए। और क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप आपको विशेष तौर पर देखने हैं, क्योंकि संस्कृत के 8 से 9 टॉपिक इस प्रकार के हैं जो आपके शब्द रूप और धातु रूप पर आधारित हैं। तो दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे वैदिकरण तत्पुरुष समास, तो उसके अंदर आपकी विभक्तियां काम आएगी। तो इसके लिए आप शब्द रूप को जरूर देखें। तो आगे इस विशेषण उभयपद कर्मधारय समास की बात करें तो यह क्या कह रहे हैं? दोनों पद विशेषण हो, यानी हमने पहले बात की थी एक पद विशेषण की, एक पद विशेष्य की, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? दोनों पद क्या हो रहे हैं? विशेषण हो रहे हैं। तो किस प्रकार? जहाँ पर आपको दोनों पद विशेषण दिखे वह समास कौन सा करेंगे आप? कर्मधारय तत्पुरुष समास करेंगे। अब बात करें आगे इसकी उदाहरण की, तो उदाहरण है हमारा नील लोहित। क्या उदाहरण है? नील लोहित हमारा उदाहरण है। इस नील लोहित की बात करें इसके विच्छेद की, तो इसका विच्छेद होगा नील चह लोहित चय। दोस्तों, इसका विच्छेद क्या होगा? नील चय लोहित चय, यानी ये नीला है और लोहित की, नील का अर्थ तो नीला होगा और लोहित का अर्थ क्या होगा? लाल होगा। यानी ये बता क्या रहे हैं? नीला और लाल, यानी नीला भी आपका क्या है? एक विशेषण है, यानी किसकी विशेषता बता रहे हैं? कलर की विशेषता बता रहे हैं। और लोहित या लाल भी आपका क्या है? विशेषण है। यानी यहाँ दोनों क्या है? आपके विशेषण है। और जहाँ पर दोनों विशेषण होते हैं हम कर्मधारय तत्पुरुष समास करते हैं, और बीच में आप और के लिए च लगा दीजिए, नील च लोहित च। यानी आगे हम बात करें तो आगे क्या होगा? रक्त च कृष्ण च, यानी रक्त च और कृष्ण च। यानी रक्त च की बात करें तो रक्त आपका क्या होगा? लाल होगा, यानी लाल, और कृष्ण की बात करें तो काला है। रक्त च कृष्ण च, यानी लाल और काला। लाल भी आपका क्या है? विशेषण है, और काला भी आपका क्या है? विशेषण। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? उभय पद विशेषण हुआ, यानी दोनों पदों के अंदर विशेषण है, तो समास आपका कर्मधारय तत्पुरुष हो। दोस्तों, जहाँ पर भी आपको दोनों पदों के अंदर विशेषण दिखाई दे वह आप बीच में च लगा के विग्रह कीजिए, और क्या करेंगे? उसमें समास करेंगे कर्मधारय तत्पुरुष समास। आगे बात करें, दोनों विशेषण एक दूसरे के विरोधी हो, यानी यहाँ पर तो हमने दोनों विशेषणों की बात की थी जो दोनों पदों के अंदर विशेषण हो, लेकिन यहाँ दोनों पदों के अंदर विशेषण हैं, लेकिन विशेषण क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं। तो विरोधी की बात करें तो किस प्रकार विरोधी हैं? तो इसके उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला हमारा उदाहरण है शीतोष्णम। क्या है? शीतोष्णम। इसका विग्रह किस प्रकार करेंगे? शीतम च उष्णम च। शीतम च उष्णम च, यहाँ पर दोनों क्या है? विशेषण है। शीतोष्ण में क्या है? शीत यानी ठंडा भी है, और उष्ण यानी गर्म भी है। ठंडा भी है और गर्म भी है। तो इसकी बात करें तो दोनों पद हमारे क्या बता रहे हैं? विशेषता, यानी मौसम की विशेषता बता रहे हैं, यानी ठंडा भी है और गर्म भी है। यानी दोनों पद यहाँ क्या है? विशेषण। समास कौन सा है? कर्मधारय तत्पुरुष। लेकिन ये विशेषण किस प्रकार के हैं? दोनों विशेषण है एक दूसरे के विरोधी है, यानी यह एक दूसरे क्या है? विलोम है। विलोम की बात करें
तो ठंडा, और ठंडा का विलोम आपका क्या होगा, उष्ण होगा, यानी शीतम का विलोम क्या होगा, उष्णम होगा। क्या होगा, उष्णम। आपको विच्छेद इस प्रकार करना है, शीतम च उष्णम च, जहाँ पर भी विलोम आपको दिखाई दे यानी विरोधी विशेषण दिखाई दे। आगे क्या है, चराचरम। तो चराचरम में क्या होगा, चरम च अचरम च। और आपका समास कौन सा होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। तो हमने बात किसकी की, दोनों पद क्या होने चाहिए, विशेषण होने चाहिए, और विशेषण भी किस प्रकार के हैं, या विरोधी विशेषण है। आगे बात करें दोस्तों, आपको युवन शब्द के साथ, युवन शब्द के साथ क्या मिल जाए, या खलित मिल जाए, या पलित मिल जाए, या वलिन मिले, या जनर मिले, तो आपका समास कौन सा होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। किस प्रकार होगा, तब हम उदाहरण की बात करें तो यु खलित, यु खलित की बात करें तो ये क्या है, युवा खलित, खलिति, युवा खलिति क्या है, युवा खलिति है। तो इस युवा खलिति की बात करें तो पहले आपका क्या है, युवन है। युवन का अर्थ दोस्तों क्या होता है, युवा होता है, यानी यौवन से लिया गया है, इसलिए इसका अर्थ क्या होता है, युवा होता है। और आपके साथ हमने क्या बोला, खलिति आ जाए, पलित आ जाए, वलिन आ जाए और जनर आ जाए, तो समास कौन सा होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो यहाँ युवा के साथ क्या आया, खलती आया। और इसकी हिंदी के रूप में अर्थ करें, बात अर्थ की करें तो गंजा युवक, यानी गंजा युवक, यानी इसके खलित का अर्थ क्या होगा, खलित का अर्थ होगा आपका गंजा, क्या होगा, गंजा, और युवा का अर्थ होगा युवक, यानी खलित का अर्थ गंजा है और युवा का अर्थ युवक है। आगे बात करें युपलित, युपलित की बात करें तो इसका विग्रह किस प्रकार करेंगे, यु का तो आपका युवा होगा, और पलिते का अर्थ क्या होगा, पलिते ही लिख दीजिए, पलिते का पलित लिख दीजिए। अब इसकी बात करें हिंदी में अर्थ की, तो ये हिंदी में अर्थ होगा इसका सफ़ेद बालों वाला, बालों वाला युवक। सफ़ेद बालों वाला क्या होगा, युवक, इसका हिंदी के रूप में अर्थ होगा। यानी इस पलित का अर्थ क्या होगा, सफ़ेद बाल, क्या होगा, सफ़ेद बाल, और युवा का अर्थ क्या हुआ, युवक हुआ। तो यहाँ पर आपका समास कौन सा होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों ये इनकी मुख्य मुख्य बातें थी, इसके बारे में हमने बात की। अब बात करेंगे आगे की। आगे की बात करें दोस्तों तो आपको एक सर्वे जरस नव पुराण के साथ कर्मधारय तत्पुरुष समास, यानी जहाँ पर भी आपको एक शब्द, एक सर्वे जरस नव और पुराण शब्द दिखे, वहाँ पर आपका समास कौन सा होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। किस प्रकार, तो हम एक उदाहरण लेते हैं, एक पुरुष है, एक पुरुष है। अब दोस्तों आपको हमने क्या बोला, एक सर्वे जरस नव और पुराण जहाँ पहले दिखाई दे तो वहाँ समास कर्मधारय तत्पुरुष होता है। तो यह समास कौन सा है, कर्मधारय तत्पुरुष है। इसका विच्छेद किस प्रकार करेंगे, एक च असो, यानी यह शब्द किसका है, पुल्लिंग का है, च असो पुरुष। तो एक है च असो पुरुष। हमने पहले बोला कि शब्द पुल्लिंग का हो तो आप क्या लगाएंगे, च असो, तो आपने क्या लगाया यहाँ पर, च असो। इसी प्रकार सर्वे जरस नव और पुराण के साथ आपका क्या होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। और अब आगे की बात करें और इस प्रकार के नियमों की, तो आपको जहाँ पर भी पूर्व, अपार,
प्रथम चरम जंगन्य सम्मान मध्य के साथ कर्मधारय तत्पुरुष समास। यानी आपको दोस्तों जहाँ पर पूर्व दिखे, अपर दिखे, प्रथम दिखे, चरम दिखे, जंगन्य और सम्मान, अगर संगमान और मध्य जहाँ पहले आपको दिखे वहाँ आप क्या करेंगे, समास कौन सा होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास होगा। इसके उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण है, देखिए पूर्व पुरुष है, उदाहरण है पूर्व पुरुष है। और इस पूर्व पुरुष की बात करें तो इसका विच्छेद किस प्रकार होगा, पूर्वे पुरुषे इति। और हमने दोस्तों बात क्या की थी पहले कि पूर्व पुरुष यानी यहाँ पर आपको क्या दिखा, पूर्व दिखा, पूर्व होगा तो आपका समास कर्मधारय तत्पुरुष होगा। विच्छेद की बात करें तो दोस्तों हमने कर्मधारय में पढ़ा था कि कर्मधारय के प्रथम पद और द्वितीय पद यानी कह सकते हैं पूर्व पद और उत्तर पद के अंदर विभक्ति क्या होगी, समान। तो यहाँ विभक्तियाँ क्या है, दोनों के अंदर समान है और इति हमने साथ लगाया। तो दोस्तों ये आपकी बात किसकी हुई, पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जंगन्य, समान और मध्य की हुई। आगे हम एक और उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण है मध्य मार्गे। उदाहरण क्या है, मध्य मार्गे। और अब इसका हम क्या किस प्रकार करेंगे विचार, तो मध्यम मार्गम इति। यानी विच्छेद किस प्रकार क्या, मध्यम मार्गम इति। यानी यहाँ पर दिखा क्या आपको मध्य, और मध्य जहाँ दिखता है पहले वहाँ समास कर्मधारय तत्पुरुष होता है। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने इसे कर्मधारय तत्पुरुष समास की मुख्य मुख्य बातों की बात की। अब हम आगे देखेंगे इनके भेदों के बारे में, यानी कर्मधारय तत्पुरुष के भी कुछ आगे भेद हैं, उनकी बातें करेंगे। सबसे पहले हम एक भेद लेते हैं जिस भेद का नाम है कुगति प्रादि तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, कुगति प्रादि तत्पुरुष। आप लिख लीजिए कुगति प्रादि तत्पुरुष को। कुगति प्रादि तत्पुरुष की बात करेंगे। कुगति प्रादि तत्पुरुष। अब इसकी बात करें कुगति प्रादि तत्पुरुष की, तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, कु उपसर्ग पहले लगा हुआ है। इस कु का अर्थ होता है दोस्तों कुत शिफ्त, यानी इस कु का अर्थ होता है कुत शिफ्त की बात करें, कुत शिफ्त। कुत शिफ्त की बात करें तो कुत शिफ्त का अर्थ होता है दोस्तों बुरा होता है। क्या होता है अर्थ, बुरा होता है। तो दोस्तों इस बुरा अर्थ के रूप में ये क्यों है, कु है, जो आपका कई प्रकार से प्रयोग होता है इस कर्मधारय में। तो किस प्रकार में प्रयोग होता है, तो बात करें हम सबसे पहले पुरुष व जल के स्थान पर, पुरुष व जल के स्थान पर कु के स्थान पर का आदेश होता है। यानी दोस्तों हमने बात किसकी की थी, कुत शिफ्त यानी बुरा कु की बातें की थी। लेकिन पुरुष और जल
जहाँ पर पुरुष और जल शब्द के साथ ये कु आता है तो वहाँ ये कु नहीं आकर के क्या आता है, का आता है। क्या आता है, का लिखा हुआ आता है। और का यहाँ अर्थ क्या होता है, थोड़ा होता है। क्या होता है, यहाँ थोड़ा हुआ, यानी यह अर्थ क्या होगा, का थोड़ा होगा। तो किस प्रकार हम बात करें, ये देखिए उदाहरण आपका का जलम, यानी हमने बात क्या की थी कि कु जब जल के साथ और पुरुष के साथ आता है तो रूप किस में आता है, का के रूप में आता है, न कि कु के रूप में आता है। और यहाँ पर किस में आया, का में आया। आगे शब्द क्या, जल है। इसकी अगर विच्छेद की हम बात करें दोस्तों तो इसका विच्छेद होगा। हमने कु का अर्थ क्या बताया, कुतशिप्त बताया, तो आपका कु का अर्थ क्या लिखेंगे, कुतशिप्त लिखेंगे। आगे क्या है, जलम का जलम आप लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, जलम का जलम। लेकिन यह अर्थ क्या होगा, अगर हिंदी के रूप में बात करें तो इस कुतशिप्त का बुरा अर्थ नहीं होगा, यहाँ थोड़ा का अर्थ के रूप में आएगा। यह का किसके अर्थ में आया, थोड़ा के अर्थ में आया, यानी इसका अर्थ होगा थोड़ा जल। क्या होगा, थोड़ा जल इसका अर्थ होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इसे पुरुष और जल के साथ कु आता किस रूप में, का रूप में आता है। अब हम बात करें जब खराब अर्थ में आता है, किसके, खराब अर्थ में। खराब अर्थ में पुरुष के साथ कु का कु ही रहेगा। क्या रहेगा, कु का कु ही। जब कु का प्रयोग किसके अर्थ में, बुरा या थोड़ा के अर्थ में न होकर के खराब अर्थ में हो तो वहाँ कु किसके अर्थ में, कु किस में आएगा, कु का कु ही आएगा। यहाँ कोई इसका रूप में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम बात करें कुपुरुष है, क्या, कुपुरुष है। इस कुपुरुष की बात करें तो इसका आप विच्छेद क्या करेंगे, हमने कहा कु का आप विच्छेद करेंगे कुतशिप्त। हर एक जगह आप विच्छेद में क्या लिखेंगे, कुतशिप्त ही लिखेंगे। तो कुतशिप्त है। और आगे क्या आपका पुरुष का पुरुष, यानी जो खराब पुरुष हैं, यह बात किसकी कर रहा है, खराब पुरुष की कर रहा है। यानी यह कु किसके अर्थ में प्रयोग हुआ, खराब के अर्थ में प्रयोग हुआ। या खराब कह दीजिए, या इस प्रकार जो बुरा है पुरुष आप कह सकते हैं, क्योंकि कु का अर्थ यहाँ खराब भी आया है और यहाँ बुरा के अर्थ में भी आता है। कु किस में आता है, कुशिप्त, और कुशिप्त का अर्थ क्या हुआ, बुरा हुआ। आगे हम बात करें एक और की तो आपका है कुपुत्र। इस कुपुत्र की बात करें तो कुपुत्र का आप विच्छेद किस प्रकार करेंगे, कुतशिप्त पुत्र। क्या करेंगे, कुतशिप्त पुत्र। और कुतशिप्त पुत्र के अर्थ की बात करें तो आपका क्या होगा, बुरा है जो पुरुष, बुरा है जो पुत्र, या फिर जो खराब है जो पुत्र, इसका अर्थ होगा। तो दोस्तों ये बात किसके की हमने, इस कु उपसर्ग की। और इसे हम क्या कहते हैं, कुगति प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी ये क्रमधारी तत्पुरुष समास का क्या है, भाग है। एक बात आप देख लीजिए कि कु के बाद अगर उष्ण या अनन आ जाए तो वहाँ क्या होता है तो कु का कद हो जाता। कु का क्या हो जाता, कद होता क्या है, जब कु के बाद क्या आए, उष्ण आए या अनन आए। किस प्रकार आए, तो उदाहरण की बात करें दोस्तों तो उदाहरण है कदनम। उदाहरण आपका क्या है, कदनम उदाहरण है। अब इसका विच्छेद किस प्रकार करेंगे, यहाँ आपको कद दे के ये नहीं सोचना कि यहाँ पर कु नहीं आया है, क्योंकि हमने बात की यहाँ पर ये है क्या, कु का कु है, लेकिन इसका रूप इसमें परिवर्तन हुआ, इस कद में हुआ। लेकिन इस कद का अर्थ क्या होगा, कुतशिप्त ही होगा। क्या होगा, कुतशिप्त ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, कुतशिप्त। आगे क्या है, अनम है। तो इसकी बात करें अनम की तो आपका अनम का अनम लिख दीजिए, अनम का आप अनम लिख दीजिए।
तो दोस्तों ये बात किसकी हुई, कु किसके साथ उष्ण और अन के साथ आए तो वह कु का रूप क्या हो जाता है, कद हो जाता है, लेकिन अर्थ वो का वो कुत्सित रहता है। तो दोस्तों ये बात हमने किसकी की, इस कु की। आगे हम और पढ़ेंगे कर्मधारय तत्पुरुष के इसी प्रकार के भेदों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों इसका एक और भेद होता है जिनका नाम है आपका न, क्या है, न कर्मधारय तत्पुरुष समास। कौन सा, न कर्मधारय तत्पुरुष समास। ये दोस्तों न कर्मधारय तत्पुरुष समास क्या करता है, इस न का आप अर्थ किससे लेंगे, निषेधात्मक से लेंगे। यानी ये क्या कर रहा है, हर एक चीज़ को निषेध का संकेत देता है। यानी ये अर्थ आप इस किसका लेंगे, निषेधात्मक। इस न का अर्थ क्या होगा, निषेधात्मक अर्थ होगा। अब इस न की बात करें तो ये न दोस्तों दो रूपों में आएगा, एक तो ए आएगा या फिर आपका अन लिखा हुआ उदाहरण में मिलेगा। ए किसके साथ आएगा बात करें तो ए आएगा आपका व्यंजन के साथ, किसके साथ, व्यंजन के साथ आपका क्या आएगा, ए आएगा। और ये अन किसके साथ आएगा, अन आएगा आपका स्वर के साथ, किसके साथ, स्वर के साथ आएगा। अब बात दोस्तों उदाहरणों की करें तो उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ सकते हैं। उदाहरण है अपवित्र। उदाहरण क्या है, अपवित्र। अपवित्र की बात करें तो हमने क्या कहा दोस्तों, न कर्मधारय तत्पुरुष क्या है, निषेधात्मकता का अर्थ देते हैं। तो दोस्तों आपको मिलेगा क्या, ए के बाद व्यंजन मिलेगा या फिर अन के बाद स्वर मिलेगा। और जहाँ पर ए के बाद व्यंजन या अन के बाद स्वर मिले वहाँ होगा क्या आपका न कर्मधारय तत्पुरुष होगा। तो आपका यहाँ क्या है, ए है और आगे क्या है, पवित्र है। यानी ए के बाद आपका क्या है, ये व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है। तो आप इसका विच्छेद किस प्रकार करेंगे दोस्तों, तो ए का किस से अर्थ लेंगे, न से लेंगे, क्योंकि यह निषेधात्मक न क्या कहता है, निषेधात्मक। तो इसका आप क्या करेंगे, विच्छेद, न पवित्र है। यानी न पवित्र के हिंदी के रूप में अर्थ की बात करें यानी जो पवित्र नहीं है, जो पवित्र नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। यानी यहाँ निषेधात्मकता का बोध हो रहा है। आगे हम एक और उदाहरण की बात करें तो ये आपका उदाहरण है एवे की बात करें तो आपका ये ए क्या दर्शा रहा है, ए दर्शा रहा है निषेधात्मकता। तो किसको, निषेधात्मकता को दर्शा रहा। तो इसका विच्छेद किस प्रकार होगा, न वे, यानी जो कम वे करता है वे नहीं करता है उसकी बात करें। वे का अर्थ बात करें तो दोस्तों इस वे का अर्थ होता है खर्च, यानी जो खर्च नहीं करता है उसकी बात यहाँ की जा रही। अब बात करें इस अन की तो अन के अंदर आपका उदाहरण है अनेकम। अनेकम और इस अनेकम की बात करें दोस्तों यहाँ पहले क्या है, अन है और हमने संधि में पढ़ा था कि इसका संधि यानी संधि के रूप में तोड़ करेंगे तो अन होगा, आगे क्या होगा, एकम होगा, एकम होगा। यानी यहाँ पर अन होगा और यहाँ पर एकम होगा। और यहाँ आपका क्या है, अन है तो हमने बात क्या की, अन के बाद क्या आता है, स्वर। तो ये बिल्कुल आपका आई क्या एक स्वर है, यानी इस न के साथ स्वर मिलाए, यानी न के साथ क्या होगी, स्वर की मात्रा होगी, चाहे न ऐ की हो, चाहे आक की हो, चाहे ओ की हो, किसी भी प्रकार की होगी। और तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, अन को जोड़ेंगे। तो अन की बात करें तो अन भी क्या दर्शा रहा दोस्तों निषेधात्मक, यानी नई का बोध हमें करवा रहा। तो इसका विच्छेद करेंगे हम, अनेकम क्या, तो विच्छेद किस प्रकार का होगा, न एकम, यानी जो एक नहीं है अनेक हैं, यानी ज़्यादा वस्तु की बात यहाँ हो रही है। आगे बात करें इसके और उदाहरण की तो एक उदाहरण है आपका अनैश्वर्य, अनैश्वर्यम।
तो अनैश्वर्यम की बात करें दोस्तों, पहले क्या है, अन है। अन किसका बोध करा, निषेधात्मक। तो समास कौन सा है, नए कर्मधारय तत्पुरुष समास है। अब बात करें इसी विच्छेद की, तो अन का आप क्या लेंगे, नए, यानी निषेधात्मकता से लेंगे। आगे बात किसकी कर रहा है, ऐश्वर्यम की कर रहा है, यानी ऐश्वर्य की बात कर रहा है, तो ऐश्वर्यम लिख देंगे। और इसका हिंदी के रूप में अर्थ की बात करें, यानी यह कह रहा है जिसका ऐश्वर्य नहीं हो, जिसका ऐश्वर्य नहीं हो, यानी न ऐश्वर्यम। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस न समास की न तत्पुरुष कर्मधारय समास की। इसी प्रकार आपका एक और होता है उपपद कर्मधारय तत्पुरुष समास, यानी आपका एक क्या होता है, उपपद कर्मधारय तत्पुरुष समास। दोस्तों इस समास के अंदर आप याद रख लीजिए, एक क्या याद रख लीजिए, इसके अंदर पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं। आप याद रख लीजिए, पर्यायवाची शब्द आते, यानी इसके अंदर शब्द कौन से आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं। और इसकी बात करें तो ये कह रहा है, यदि तत्पुरुष का कोई, यदि तत्पुरुष का कोई ऐसा शब्द या अव्यय जिसके अभाव में विधेय की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, दूसरे शब्द का रूप नहीं रह सकता। यानी दोस्तों यह बात किसकी कर रहा है, ऐसा तत्पुरुष का कोई यानी यदि तत्पुरुष का कोई ऐसा शब्द या अव्यय हो, या फिर क्या हो सकता है, अव्यय जिसके अभाव में विधेय यानी दूसरे शब्द का रूप नहीं चलता। यानी एक शब्द के आधार पर दूसरे शब्द का क्या नहीं चलता, रूप। यानी एक शब्द की अगर कमी हो जाए तो दूसरे शब्द का रूप नहीं चले, वह समास कौन सा होता है, उपपद कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण की बात करें दोस्तों, कुंभकारे, उदाहरण क्या है, कुंभकारे। तो इस कुंभकारे की बात करें तो दोस्तों इसका विच्छेद क्या होगा, कुंभम करोति। उदाहरण क्या होगा, कुंभम। अब दोस्तों आप सोचिए, अगर इस कुंभ को हमने हटा दिया, आपका बचेगा क्या, यानी एक पहले शब्द को हटा दिया, कुंभ को हटा दिया, अब क्या बचा, करोति। अब आपका इस करोति का कुछ अर्थ निकलेगा, कुछ नहीं अर्थ ले, यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि कुंभम करोति यानी क्या कर रहा है, या काम क्या कर रहा है, यानी किस प्रकार का काम है कर रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में बात है पता नहीं चले। आगे एक और उदाहरण लेते हैं, जिसमें उदाहरण है हमारा सवर्ण कार्य। अब सवर्ण कार्य की बात करें, इसका विच्छेद किस प्रकार होगा, सवर्णम करोति। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर ये अर्थ नहीं लिख रहा। इसी प्रकार सवर्णम करोति, यहाँ करोति का अर्थ अगर सवर्ण को हटा दें, इस करोति को रखें, तो करोति से आपको किसका बोध नहीं होगा, इस पहले शब्द का बोध नहीं होगा। यहाँ पर आप क्या सोचेंगे कि सोने को बनाने वाला, यानी सवर्णम करोति का अर्थ होता है सोने को बनाने वाला। लेकिन इस अगर सवर्ण को आप हटा देंगे तो यहाँ किसे क्या रहेगा, बनाने वाला या करने वाला। तो कर क्या रहा है इसका आपको पता नहीं, सोने को बना रहा है या फिर किसी चमड़े की वस्तु बना रहा है या कोई दूसरा कार्य कर रहा है, इस चीज़ का आपको पता नहीं चलता है एक शब्द को हटाने से। तो वहाँ पर समास कौन सा होता है, उपपद कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर क्या है, कुंभम कार्य। तो इस कुंभम कार्य का अर्थ क्या होता है,
यानी कुम्हार जो हमारे बर्तन बनाते हैं उसकी बात कर रहा है, यानी यह बर्तन बनाने के बोध हो रहा है इस कुंभकार यानी बर्तन बनाने वाले का। तो बर्तन बनाने वाले का बोध हो रहा है। अगर ये आप हटा देंगे कुंभम तो इस करोति का आपको अर्थ पता नहीं होगा, यानी व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इस चीज़ का आपको बोध नहीं हो रहा। तो आपको एक शब्द से हटाने से क्या दूसरे का रूप जहाँ नहीं चलता है वहाँ आपका क्या होता है, उपपद कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस उपपद कर्मधारय तत्पुरुष समास की। आगे हम एक और पढ़ेंगे इसी प्रकार का आपका तत्पुरुष से संबंधित भेद हैं जिनका नाम है प्रादि तत्पुरुष। कौन सा? प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास ये क्या कह रहा है दोस्तों, पर आदि उपसर्ग प्रथम पद में हो, यानी ये क्या कह रहा है कि प्रथम पद के अंदर क्या हो, पर के समान यानी पर जैसे उपसर्ग हो, यानी पर आदि उपसर्ग हो। आगे बात करते हैं, यानी ये क्या कह रहा है, पर उपसर्ग हो या फिर पर हो सकता है और अति हो सकता है, नि उपसर्ग हो सकता है। दोस्तों ये अगर हो पर, अति, नि और अनु इस प्रकार के उपसर्ग पहले हो तो वहाँ क्या होगा, प्रादि तत्पुरुष होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ एक कंफ्यूज करने वाली चीज़ क्या है कि हमने तो पढ़ा ये पर, ये अति इस प्रकार के अव्यय यानी उपसर्ग हो तो वहाँ क्या समास कौन सा होता है, अव्यय भाव। लेकिन यह बात कर रहे हैं प्रादि तत्पुरुष होने की। तो दोस्तों इस बात को आप बिल्कुल गहराई से समझिए, क्योंकि आप नोट लगा करके एक चीज़ लिख लीजिए कि ये प्रादि तत्पुरुष हैं। प्रादि तत्पुरुष पुल्लिंग में होता है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बड़ा कंफ्यूज करता है। लेकिन अव्यय भाव दोस्तों किस में होता है, हमने पहले पढ़ा कि अव्यय भाव समास नपुंसकलिंग में होता है। लेकिन आपका क्या है, प्रादि तत्पुरुष होगा वो किस लिंग में होगा, पुल्लिंग में होगा। लेकिन अव्यय भाव किस में होगा, नपुंसकलिंग में होगा। यानी पर, अति, नि इस प्रकार के उपसर्ग तो लगे हुए होंगे, लेकिन ये किस लिंग के अंदर होंगे, पुल्लिंग के अंदर होंगे। और अव्यय भाव में किस लिंग में होंगे, नपुंसकलिंग में होंगे। तो आपको अगर पुल्लिंग के अंदर इस प्रकार के उपसर्ग मिले वहाँ प्रादि तत्पुरुष कीजिए, और नपुंसकलिंग में मिले तो वहाँ अव्यय भाव समास से कीजिए। तो हम बात करते हैं पहले की प्राचार्य की। किसकी? प्राचार्य। देखिए प्राचार्य इसमें क्या है, पर उपसर्ग है। अब जब यहाँ हम देखते हैं तो हमें बोध होता है कि पर एक उपसर्ग है और ये एक अव्यय है, तो यहाँ समास किस में जाएगा, अव्यय भाव समास में जाएगा। लेकिन बिल्कुल जब यहाँ आप देखते हैं प्राचार्य शब्द को, तो ये प्राचार्य क्या है, प्राचार्य शब्द आपका क्या है, पुल्लिंग का है। किस लिंग का है, पुल्लिंग का है। लेकिन हमने अव्यय भाव में पढ़ा कि अव्यय भाव समास किस में होता है, नपुंसकलिंग में होता है। तो पुल्लिंग में है तो आपका समास कौन सा होगा, प्रादि तत्पुरुष होगा। अगर यहाँ प्राचार्य माता यानी इस प्रकार आता तो ये नपुंसकलिंग का होता, और नपुंसकलिंग का होता तो समास किस में जाता, अव्यय भाव में जाता। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, या प्राचार्य हैं यानी दो विसर्ग लगे हुए, और तो यहाँ पर समास किस में जाएगा, यह प्रादि तत्पुरुष में जाएगा, न कि यहाँ अव्यय भाव समास होगा। इसकी अगर बात करें परगत आचार्य विच्छेद की बात करें तो इसका विच्छेद होगा परगत आचार्य। इनका विच्छेद भी इसी प्रकार होगा, न कि अव्यय भाव समास के अनुसार होगा। यानी परगत जो शिक्षा व्यवस्था में प्रायण है उसको कहते हैं हम परगत, और आचार्य की बात की जा रही है। आगे हम इस प्रकार की
बात करें और उदाहरणों की, तो हम एक उदाहरण लेते हैं। आपका उदाहरण है निश्चिंत है। अब दोस्तों जब यहाँ हम देखते हैं तो निश आपका क्या उपसर्ग है, और हमने बात की जहाँ उपसर्ग हो अव्यय हो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं किसकी, इसके लिंग की, तो लिंग आपका क्या है, पुल्लिंग है। जब पुल्लिंग लिंग होता है तो हम जाते किस में, प्रादि तत्पुरुष में जाते हैं। और अब इसकी निश्चिंत की विच्छेद की बात करें दोस्तों, तो आपका होगा निर्गत चिंताया। आपका विच्छेद क्या होगा, निर्गत चिंता या विच्छेद होगा। इस निर्गत की बात करें तो जो चिंता से मुक्त है यानी निश्चित है, जिसको कोई प्रकार की चिंता नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, निर्गत चिंताया कहा जाता है। निश का अर्थ होता है निर्गत यानी नहीं है। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, प्रादि तत्पुरुष से समास की थी। दोस्तों आज हम इस कर्मधारय तत्पुरुष समास के समानाधिकरण पार्ट को हमने पूरा कर लिया। अब हमारा बचा है वैधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष समास। तो वैधिकरण तत्पुरुष समास को हम बिल्कुल पढ़ेंगे, इनकी 6 विभक्तियों को पढ़ेंगे और हर एक पहलू की बात करेंगे। आप शब्द रूप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वैधिकरण के अंदर हम क्या करेंगे, जब चतुर्थी पंचमी षष्ठी विभक्तियों के बारे में बात करें तो आपको विभक्तियाँ समझ में आना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद हमारा द्वंद्व और बहुब्रीहि 2 समास बचे हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हमारे समास कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहिए हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन विद्यार्थियों ने पीछे की क्लासें नहीं देखी है वो संस्कृत व्याकरण नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई, उस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आपको धन्यवाद।